तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो भाई, जैसा कि आपको पता है, लगातार वीडियो दी जा रही है। तो चूंकि भाई आपका एग्ज़ाम का भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। और अधिकतर बच्चों को चूँकि जो शिकायतें होती है और उनके जो अधिकतर परेशानियाँ होती है वो मैथ के सवालों को बनाने में ही होता है, और उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, कि भाई कैसे इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और एग्ज़ाम में अपना समय बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर लगाया जाए। तो भाई आज हम बात करेंगे, आपका ये चूँकि सेट 2 है, इससे पहले आपको सेट 1 मैथ का कराया जा चुका है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो भाई जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे, ये आपका सेट 2 है, इसमें भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने की पूरी तरह से संभावना है। तो ठीक है भाई, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे भाई कि समय उतना आपका नहीं लेंगे। जो क्वेश्चन जितनी जल्दी बन सकता है उसको उसी तरह से बनाकर हम जल्द से जल्द क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो भाई बातें बहुत सारी हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो काम कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए होंगे तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चूँकि आपका एग्ज़ाम निकट है, इसीलिए हम आज ही एक वीडियो ऑलरेडी सुबह हम डाल चुके हैं, फिर से एक वीडियो हम ये बनाने की तैयारी में हम है, ठीक है। तो भाई समय काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है, तो भाई प्लीज़ इसके लिए, इस मेहनत के लिए थोड़ा लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए, उतना हम समय नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं भाई। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप ये पोस्टर में आपको दिख रहा होगा भाई, वॉच दिस बिफोर एग्जाम, मिस किए तो गए, ठीक है। ये भाई थोड़ा सा आपको देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो भाई यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा कि भाई बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड आपका ये सेट है, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ये पहला जो प्रश्न है भाई, इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को इसको पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में बनाने का तरीका दूसरा होता है और ऑब्जेक्टिव में बनाने का तरीका दूसरा होता है। तो देखो भाई, ऑब्जेक्टिव में इसको हम बहुत आसानी से शॉर्ट तरीका से कैसे बनाते हैं आपको उसको हम दिखाते हैं, और आपको भी शॉर्ट तरीका से इस तरह से बनाना है। याद रखना, देखना भाई, जितने संख्या पर रेकरी होता है उस संख्या को आपको लिख देना है ऊपर। जैसे कि 7 पर रेकरी है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। जितने संख्याओं पर रेकरी नहीं होता है उसके लिए उसको घटाना होता है तो हम कर देंगे घटाओ, ठीक है। अच्छा, बट्टे में आपको क्या लिखना है, तो बट्टे में जितने संख्या पर रेकरी होता है उतने संख्या के, जितने संख्या पर रेकरी रहेगा आपको उतना 9 लिखना है। जैसे कि एक संख्या पर रेकरी है तो हम 1 9 लिखेंगे, और दशमलव के इधर जितने संख्या के ऊपर रेकरी नहीं रहेगा उतना 0 लिखना होता है। लेकिन चूंकि दशमलव के बाद कोई संख्या है ही नहीं, सिर्फ एक ही संख्या है जिसके ऊपर रेकरी है, तो भाई देखो सिंपल सा बात आपको समझना है। अगर मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो देखो भाई क्या करना है, जितने संख्या के ऊपर रेकरी रहेगा, ठीक है, उस संख्या के ऊपर इस तरह से लिख देना है 7। उसके बाद जितने संख्याओं पर ऊपर रेकरी नहीं रहेगा उसको घटा देना होता है। तो 0 के ऊपर रेकरी नहीं तो 0 को हम घटा देंगे। अच्छा, बाद में नीचे आपको क्या करना है, तो नीचे आपको ये करना है कि जितने संख्याओं के ऊपर रेकरी रहेगा आपको उतना 9 लिखना है। जैसे एक संख्या पर रेकरी है तो 1 9, दो संख्या के ऊपर रेकरी है तो 2 9, तीन संख्या के ऊपर रेकरी है तो 3 9, ठीक है। तो एक संख्या के ऊपर रेकरी है तो हम लिख देंगे 1 9, ठीक है। और फिर चौथा स्टेप जो आपको करना है कि भाई इसमें जितने संख्या के ऊपर रेकरी नहीं है लेकिन दशमलव के बाद दाएं साइड में आपको देखना है, उतना आपको 0 लिखना होता है। लेकिन भाई यहाँ पर जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, मान के चलो कि भाई अगर लिखा रहता 0.17, ठीक है, 0.17 इस तरह से, और सिर्फ 7 के ऊपर इस तरह से रेकरी रहता, 1 के ऊपर नहीं रहता, तो भाई चूंकि 7 के ऊपर रेकरी है तो 1 लिख दिया 9, चूंकि 1 के ऊपर रेकरी नहीं होता तो यहाँ पर लिखते हैं 0, ठीक है। उसी तरह से चलो ठीक है भाई, आप समझ गए, मैं आपका आ गया होगा। तो 7 में से 0 चल जाएगा तो भाई कितना आएगा 7, और 9 कम 9, तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल 7/9, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो भाई इस क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम आपको समझाने में चला गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, इसको आप काफ़ी जल्द इसको आप बना सकते थे। उसी तरह से एक आसान क्वेश्चन आपके सामने एक और है, क्वेश्चन नंबर 2, कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं है तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखो भाई, अगर ए और बी बेसिकली आपको दिया है, ए बी दो अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो भाई इसका गुणनखंड ही, यानी इसका गुणनफल, इसका गुणनफल ही इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ए और बी को हम गुना करेंगे तो ए बी होगा, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो भाई देखो, ये रूट के अंदर है तो इसमें वास्तविक संख्या चूंकि लिख नहीं सकते, तो भाई ये तो होगा नहीं, 1 मिनट, ये तो होगा नहीं भाई, ठीक है। ये भी रूट
ये बट्टे में है तो बट्टे में भी कभी हम वास्तविक संख्या को नहीं लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या बट्टे में नहीं रहता, तो एक ही ऑप्शन आपको पास उसके बाद बचता है ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भाई आपको ऑप्शन भी छांटना आना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे बड़ा शर्त होता है कि पावर में जो घात होता है वास्तविक संख्या का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया होगा बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में समानांतर श्रेणी इतने का सारवंतर क्या है। तो भाई देखो, सारवंतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना होता है। जैसे -6 में से आपको घटाना है -10 को। कैसे घटाएंगे, जैसे -6 है, माइनस माइनस ये इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 है तो 10, ठीक है। उसके बाद चूँकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 में से 6 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 4, वो भी प्लस में। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है इसको हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें आपको भुज बताना है कि कौन है, ठीक है। तो एक होता है भुज, एक होता है कोटि, ठीक है। तो भाई क्या होता है, एक होता है भुज, एक होता है कोटि। तो पहला वाला बेसिकली इसको हम कहते हैं भुज, और दूसरा वाला मान को हम कहते हैं कोटि, ठीक है। तो इसमें आपको भुज बताना था, तो भुज इसमें आपको हो जाएगा -12, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 में, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बताना है कि भाई 10/6 साइन इंटू साइन, इसमें नहीं सॉरी क्या कहा था, हाँ 10 30 डिग्री का मान इंटू साइन 30 डिग्री का मान इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30, इस सब का मान बेसिकली कितना होगा, इसको आपको बेटा देखो इस सब का मान आपको याद होना चाहिए कि कितना होता है। जैसे 10 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 10 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√3। अच्छा, इंटू है तो गुना। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसको हम लिख देंगे 1/2। अच्छा, उसके बाद कॉट 60 डिग्री, तो भाई कॉट 60 डिग्री का मान भी होता है 1/√3, तो इसको हम कर देंगे 1/√3। अच्छा, फिर उसके बाद है कॉसेक 30, अगला मान क्या है भाई, कॉसेक 30। तो भाई कॉसेक 30 का मान होता है 2। कॉसेक 30 का मान कितना होता है भाई, कॉसेक 30 का मान होता है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2। अब इसको आप काट दीजिए, बन जाएगा, जैसे कि 2 से काट देंगे, 2 को कट गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऊपर बचा क्या है, और ऊपर हम देखते हैं हमारे पास इधर एक और इधर एक, तीनों को गुना करेंगे तो भाई एक ही आएगा, ठीक है। और नीचे चूँकि आपके पास बचा है √3 और √3, जैसे हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, तो 1/3 इसका आंसर में ऑप्शन नंबर बी जो है 6 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको भाई बनाना था, थोड़ा छोटा मोटा इसमें कैलकुलेशन था, बस वही चीज़ है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में आपको क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया 2 गोले के आयतनों का अनुपात आपको 8:27 है, तो इसके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर आपको 8 में कहा गया है यदि px बराबर इतना है तो px के शून्यक है, तो इसका आपको भाई शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। शून्यक तो एग्जाम हॉल में भाई आपको करना है क्या, दोबारा क्वेश्चन को नहीं लिखना है, जो लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करके, क्वेश्चन पेपर पर ही सॉल्व करके सीधा बना देना। जैसे देखो भाई, आपको इसका गुणनखंड निकालने आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। हम ये मान के चलते कि भाई आपको गुणनखंड निकालना इसका आता है, और उसी के माध्यम से इसका हम शून्यक निकालेंगे। जैसे भाई देखो, क्योंकि भाई आप जानते हैं इसमें एक नियम होता है कि चूँकि यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, और इस वाला संख्या से आपको लास्ट वाला संख्या में गुना करना होता है, तो गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब हमें भाई क्योंकि देखो इसमें उसके बाद होता है क्या, जो पहला वाला संख्या है उसको उसी तरह से लिखना होता है, ठीक है, और लास्ट वाला जो संख्या है उसको भी हमको उसी तरह से लिख देना होता है। अब बीच वाला जो आपका 3 है इसको ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है ताकि ताकि क्या हो जाए भाई, ताकि गुना करने पर 4 आ जाए और जोड़ या घटा के -3 आ जाए। तो देखो भाई, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, तो इसको हम लिख सकते हैं -4x और प्लस x। अब चूंकि 4x से 1x घटा देंगे तो बचेगा -3x, और 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, तो भाई आपका हो चुका है। अब इस दोनों में और इस दोनों में आप कॉमन लीजिए। जैसे इसमें कॉमन कितना है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो हम x ले लेंगे कॉमन, बचेगा यहाँ पर आपका 1x माइनस x कट जाएगा, बचेगा आपके पास 4। तो भाई अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, तो यहाँ पर भाई अब यहाँ पर ऐसी संख्या कॉमन लेना ताकि यही वाला चीज़ यहाँ पर सेम अंदर आ जाए, ठीक है। तो हम 1 ले लेंगे, क्योंकि दोनों में ऐसे भी कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 को हमको लेना होगा। 1 जैसे लेंगे तो यहाँ पर आपको बचेगा x, उसके बाद यहाँ पर आपको बचेगा अंदर 4, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद एक अंदर वाला एक बाहर वाला संख्या को लिखते, चूँकि दोनों जगह पर सेम है तो दोनों में से कोई एक आपको लिख देना है, तो x - 4, ठीक है। और उसके बाद एक
ये हो गया। और दूसरा बार आपको लिखना है, एक बाहर वाला भी आप लिख दिए, सॉरी एक इस एक्स को, एक प्लस है, यहाँ पर आपका एक था, इसको एक को लिख देना भाई। ये थोड़ा सा लिखा गया, इसको नहीं लिखना था, ठीक है। इसको मिटाना चाहते तो इसको मिटा सकते हैं, किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर आ चुका है अभी ये। अभी इसका शून्यक निकालना। देखिए भाई, शून्यक निकालने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बराबर में इधर जीरो भी देते, तो भाई बिल्कुल वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका हम शून्यक निकालेंगे। देखो भाई, शून्यक निकालना है, अगर हम इसका मान निकालेंगे तो इसका मान आएगा माइनस में, लेकिन शून्यक माइनस में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके सारे ऑप्शन किस में प्लस में है। तो इसी का हमको शून्यक निकालना होगा इस मान का। देखो कैसे, यह x-4 है, बराबर में जीरो कर दो। शून्यक निकालने के लिए होता है क्या, x को यहीं पे रख दो, बराबर का बराबर, जीरो का जीरो। इधर आपका चूँकि 4 किस में है, चूँकि इधर आपका जो 4 है ये आपका माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। और जैसे दोनों को हम जोड़ते हैं भाई, तो 0 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपके पास 4 जो बी में दिया है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका नहीं निकालेंगे, उससे माइनस में आ जाएगा। चलो, बहुत थोड़ा सा इसमें टाइम हमको लग गया, लेकिन आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 9, अगर इसको हम बनाने चले मेथड से भाई थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ, इसको सुनना है आपको ध्यान से, बहुत जल्दी आपका ये बन जाएगा आसानी से। जैसे वाई एक्स से बिंदु 3,5 की आपको दूरी बताना है। देखने भाई, इसमें एक बात याद रखना है, जब भी आपसे वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स वाला मान बता देना इसमें, और अगर एक्स एक्स से दूरी पूछे तो वाई वाला मान बता देना। तो भाई हमें क्या पूछा गया है, हमें वाई एक्स से दूरी पूछा गया, तो एक्स का इसमें जो मान होगा, एक्स का मान कितना है इसमें 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है भाई, इसको हमेशा याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि भाई मैथ का क्लास है। अगर आपको बोरिंग फील हो रहा था भाई, फिर भी आपको थोड़ा पढ़ना होगा, चीज़ बात बुझा रहा है, इंपॉर्टेंट है क्लास, दिक्कत इसमें मैक्सिमम बच्चों को होता है। चलो इस पर हम देखते हैं भाई, इसका आपको क्या निकालना है भाई, माध्य। देखो भाई, माध्य निकालने का नॉर्मल सा फार्मूला होता है, लेकिन भाई सॉरी, इसमें माध्य नहीं निकालना है, माध्य दिया है और यहाँ पर एक मिसिंग संख्या इसको आपको बताना है। देखो भाई, माध्य का सीधा सा फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूला में इसको बैठा दो, माध्य बराबर, तो इस बार आपको माध्य का, देखो भाई फार्मूला पर हम नहीं लिखेंगे, सीधा काम करेंगे। तो जो माध्य बराबर होता है, माध्य का मान इस बार आपको दिया है तो लिख दो माध्य बराबर संख्याओं का योग, टोटल संख्याओं का योग करेंगे हम, कितना कितना आपके पास यहाँ पर 4 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, प्लस में 9, उसके बाद 11 प्लस x भी, चूँकि आपके पास एक संख्या है तो हम लिख देंगे x। इन संख्याओं का माध्य कितना है, 7 है, तो जो कि हमने लिख दिया। अब इन संख्याओं को गिन लो कि इतनी संख्या है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या है, तो भाई भाग कितना से देंगे 5। अब भाई चूँकि आप जानते हैं, चलिए भाई तो एक स्टेप हम आगे और कर देते हैं, आपकी बात समझ में आपको आ जाए। संख्याओं को भाई आप यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, 4 और 5 9, 9 और 9 पे कितना हो जाएगा, 4 5 9 9 9 18, ठीक है, 18 19 और 10 29, सबको हम जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29, प्लस में एक्स है तो एक्स, बट्टे में 5 है तो कर देंगे 5, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं तिरछा तिरछी गुना करना होता है, करने वाला कुछ नहीं है, तो 5 से 7 में गुना करेंगे तो आ जाएगा भाई 35, बराबर का बराबर, इधर आपका कितना है 29 है, इधर आपका प्लस एक्स है तो एक्स, ठीक है। चूँकि भाई यहाँ पर आपको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर 35 है, माइनस करना होगा 29 को, बराबर में एक्स आपका रह जाएगा। अब 35 में से 29 को हम क्या कर देंगे यहाँ पर भाई, घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी 10 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है। काफ़ी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन आसान था, आपको इस तरह से बना लेना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तेज़ी में। अगला क्वेश्चन भाई क्या है यहाँ पर, इसको हम देखते हैं, इसको थोड़ा साइड में लाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो भाई इसका तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भाई 12 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहा गया इसका मान आपको भाई बताना है, ठीक है भाई, इसको भी सॉल्व करना होगा। चलिए सॉल्व करना करते स्टार्ट, थोड़ा सा टाइम तो भाई लगेगा। देखो इसको दोबारा लिखना नहीं है, इसको सीधा भाई, इसको सीधा क्या करना होगा, सीधा सॉल्व करते हैं। जैसे cos 60 का मान कितना होता है, तो भाई cos 60 का मान जो होता है वो √3 होता है, तो सीधा हम लिखेंगे यहाँ पर √3 प्लस 1 में √3, ठीक है, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। देखो भाई इसको अगर हम इसको बनाएं, इसका आपका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा भाई बट्टे पर के जीरो, ठीक है, नीचे क्या लगा दो 1, ठीक है। अब इसको आपको बना, देखो भाई अगर आप चाहो तो मैं इसको डायरेक्ट भी उड़ा सकता हूँ, शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको 1 को यहाँ पर आप हटा सकते हो, 1 का कोई काम नहीं है, ठीक है।
कैसे, देखो भाई, जब भी भिन्न वाला जोड़ अगर आपको शॉर्टकट नहीं समझ में आता तो भाई भिन्न वाला जोड़ आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे इसको सीधा इस तरह से किया जा सकता है। √3 से √3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 से 3 में हम गुना करते हैं तो भाई यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, और 3 में एक जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। नीचे आपका क्या बचेगा, √3, तो √3 माइनस कर देंगे हम 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन ये भाई बात फिर से आपका फिर घूम फिर के वही आ रहा है, तो भाई आप करें क्या, ठीक है। तो इसको आगे फिर बनाना होगा। चलिए भाई इसको आगे बनाते हैं। तो फिर से नीचे क्या लगा दो, 1, भाई फिर से आपका वही प्रोसेस, ठीक है। तो वही प्रोसेस है। तो फिर 3 से आपको किसमें, 1, 3 तीसरा तीसरी फिर से भाई गुना कर दो आप। तीसरा तीसरी जैसे यहाँ पर हम गुना करेंगे, 3 से 1 में गुना करेंगे, √3 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। और 4 में से √3 तो घटाएंगे तो भाई तो घटने वाला तो नहीं है, तो 4√3 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में कितना हो जाएगा, 1 मिनट, कुछ छूटा तो नहीं ना इसमें, नहीं, ठीक है, अच्छा। और नीचे आपका आ जाएगा √3। अब भैया जैसे √3 आ गया, तब ये तो अब आगे इसको फिर बनाना होगा। तो आगे भाई कैसे बनाए इसको, अब देखो, अब इसका करना होगा रेशनलाइजेशन, यानी परिमीकरण इसको करते हैं। तो परिमीकरण करेंगे तो इसका कैसे होगा, तो परिमीकरण करने के लिए भाई जो जिस चीज़ जिस तरह से लिखी हुई है उसको उसी तरह से लिखना होगा। देखो, तो परिमीकरण करने के लिए हमारे पास स्पेस की भी थोड़ी सी यहाँ पर कमी है। सॉरी भाई, इसका मान ही मैंने गलती रख दिया था कि cos 60 डिग्री का मान √3, नहीं भाई, इसका जो मान था वो मैंने गलत रख दिया था। इसका जो भाई मान होता है 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 इसका मान होता है। लेकिन आफ्टर ऑल भाई 1/2 रखने के बाद भी इसका जो आंसर है वो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट है, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भाई छोड़ दो, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b हो तो इसका सारवंतर क्या होगा। तो भाई इसका आपको क्या निकालना है, सारवंतर इसका आपको निकालना है। तो देखो भाई इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में आपको an का मान इस बार आपको दिया है, an + b, ये आपका an का मान, ठीक है, ये आपको दिया है। काम करो भाई इसमें पहला आप इसमें देखो, क्योंकि सारवंतर निकालने के लिए डी निकालने के लिए आपको प्रथम पद और दूसरा पद चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं प्रथम पद, वो कैसे निकाल सकते हैं, तो एक काम करो, इसमें n बराबर पहले आप 1 रख दो। n बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। तो चलो 1 रखते हैं। जैसे 1 का हम इस a को हम यहाँ पर लिख, सेम इसी को उतारना है, a को हम a रख दिए, n के जगह पर 1 रख दो, बराबर का बराबर, फिर a का हम रख दिए 1, चूँकि इंटू है बीच में यानी गुना, a का मान n का मान क्या रखना है, 1, तो 1 रख देंगे, प्लस का प्लस, b क्या है तो b, ठीक है। आगे बनाओ, a है तो a हर एक में गुना करेंगे यही रहेगा, प्लस है तो प्लस, b है तो b, यानी आपके जो प्रथम पद है ये बेसिकली आपका आ गया आपके पास ये प्रथम पद का मान आपके पास क्या है भाई, तो a + b है, ठीक है। उसी तरह से अब हमारे पास क्या आना चाहिए, दूसरा पद, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया। तो भाई इसको आप काम करो, इसको हटा दो, यानी हमारे पास जो प्रथम पद आया है वो कितना आया, तो प्रथम पद हमारे पास आया है a + b। अब हमको सेम उसी तरह से क्या करना होगा, दूसरा पद इसका निकालना होगा। तो दूसरा पद आपको निकालना हो तो भाई क्या करना है, अब n बराबर क्या रख दो, 2 हम रखते हैं। तो भाई n बराबर आप जैसे 2 रखेंगे यहाँ पर, तो हम पहले जैसे वहाँ पर हम क्या माने थे, तो वहाँ पर हमारे पास an का मान क्या दिया हुआ था, तो n का मान हमारे पास दिया हुआ था भाई an + b था, ठीक है। तो इसी में आपको क्या करना है, 2 रखते हैं, जहाँ जहाँ पे भी n होगा वहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है। तो a × 2 + b है, तो a2 का मान क्या हो जाएगा, जैसे 2 से आप a में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2a + b। तो अब भाई जो आपके पास क्या है, एक पहला पद भी है, दूसरा पद भी है। तो जब भी पहला पद और दूसरा पद आपके पास हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं भाई d का मान। तो d का मान हम कैसे निकालेंगे, तो भाई d का मान हम यहाँ पर निकाल देते हैं, आराम से देखना ध्यान से। तो भाई जो d का मान निकालने के लिए हमारे पास होता क्या है, देखो d का मान निकालने के लिए थोड़ा सा साइड में यहाँ पर हमको लिखना होगा। तो d का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 में से घटा देते हैं किसको, a1 को।
तो आपको निकल जाता है इसका मान। तो भाई A2 का मान कितना है, A2 का मान हमारे पास आया है 2A + B, तो आपको यहाँ पर लिख देना होगा 2A + B, और इसमें से आपको घटा देना होगा A1 के मान को। तो A1 का मान हमारे पास क्या है, A + B, लेकिन इसको भी पोस्ट में लिखो, ठीक है, A + B। अब घटा दो, लेकिन घटाने से पहले थोड़ा एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे कि 2A है तो 2A + B तो +B, और इसे माइनस से अंदर में सब में गुना कर देना होगा। तो A से -A में गुना करेंगे तो -A, प्लस माइनस से B में गुना करेंगे तो भाई आपका हो जाएगा -A हो गया, सॉरी प्लस हमको नहीं लिखना चाहिए था, प्लस को हटाओ, चूँकि ये माइनस प्लस बन के प्लस आपका क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाना होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो ये जैसा आपका हट गया, तो माइनस प्लस फिर से आपका हो जाएगा माइनस, और B है तो B। सबसे पहला चीज़ ये +B से -B कट जाएगा, और 2A थे, जब आपका एक A घटेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका A, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है, B में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, A, ठीक है। आपका बन के हो जाता है तैयार। थोड़ा सा ये इसको बनाने का यही तरीका, दूसरा कोई भाई तरीका इसका नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके है, मूल बिंदु से क्या बताना है कि बिंदु XY की मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं। भाई काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो आंसर आपका भाई हो जाएगा यहाँ पर A नंबर, यानी √(x² + y²। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको भाई कहा गया, भी एक आसान क्वेश्चन है। कहा गया है कि दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में इसको त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, वृत्त की परिधि और त्रिज्या दोनों जो होता है, दोनों एक विमीय होता है, इसीलिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जिसका जितना अनुपात परिधि का होगा उतना ही अनुपात किसका होगा, त्रिज्या का भी होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2:3 ही, क्योंकि दोनों 1 डायमेंशनल होता है, यानी एक विमीय, इसलिए जिस अनुपात में परिधि बढ़ेगा उसी अनुपात में उसका त्रिज्या भी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा भाई बनेगा अच्छा खासा ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, सुनना ध्यान से। और इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपका बनेगा ये थोड़ा बड़ा बनेगा, तो भाई इसको देखते हैं हम। जैसे इस क्वेश्चन में भाई आपको यहाँ पर दिया गया है 1 + cot² A, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिया है बट्टे में 1 + tan²। ये किसके बराबर है, इसको आपको प्रूफ करके बताना है। चलो देखते हैं। तो ये जो भाई आपका बनेगा, जैसे यहाँ पर आपको दिया है, देखो इसको एक बार हम लिख देते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में, इसको पहले एक बार लिख दो। जैसे आपके पास है ये, 1 मिनट, 1 + cot है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर हम 1 + एक मिनट, लिखने में काफ़ी परेशानी है। इसको पहले क्लियर करते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, तो भाई ये 1 + कितना है, पहले 1 + cot² है, तो इसको पहले बार लिख दो 1 + cot, ये बार नीचे आ जा रहा है, 1 मिनट। देखो 1 + cot² ए यहाँ पर आपके पास है 1 + cot² ए है, और ठीक है बट्टे में है 1 ठीक है भाई, आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इसको आपको प्रूफ मतलब बनाना है कि आगे कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहला चीज़ 1 + cot² ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई इसको हम लिख सकते हैं cosec A² लिख सकते हैं, क्योंकि आपने फार्मूला याद किया होगा तो आपको पता है कि 1 + cot² ए बराबर आपका होता है 1 cosec² होता है। तो इसी के लिए हम यहाँ पर लिख दिया cosec², ठीक है। आगे 1 + tan² ए आपने याद किया होगा sec² ए के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम उसके बदले लिख सकते हैं sec² ए, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिखना होगा sec² ए, ठीक है। अच्छा, अब cosec² ए है और बट्टे में है sec² ए, तो भाई cosec² ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो cosec² ए को हम लिख सकते हैं 1/sin² ए, जिसको आप लिख दो 1/sin² ए, ठीक है। 1/sin² यहाँ पर जो लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हम साइड में इसको लिख देते हैं 1/sin² ए, यहाँ पर तो नहीं हटेगा ये, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं
ध्यान से आपको सुनना है। जैसे इसको हम लिख सकते हो 1 / sin स्क्वायर ए, और बट्टे में आपका क्या है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 / cos स्क्वायर ए। ठीक है, इसको आप लिख दो 1 / cos स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा अब देखो 1 / sin स्क्वायर ए 1 / cos स्क्वायर, इसको हम लिख दिए। अब हमको आप खुद बताओ कि 1 / sin स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो 1 / sin स्क्वायर ए बराबर ये होता है 1 / sin स्क्वायर ए बराबर आपका होता है cos स्क्वायर ए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए। देखो भाई अधिकतर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये अधिकतर बच्चे छोड़ के आते हैं, जो कि भाई थोड़ा सा ये हार्ड भी होता है। ठीक है, बदलना। अब 1 / cos स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 / cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर sin स्क्वायर ए। और फाइनली ये प्रूव हो चुका है कि भाई cos स्क्वायर ए बट्टे sin स्क्वायर ए आपका ये जो बराबर होता है cot स्क्वायर ए के। और आपको ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर cot स्क्वायर ए कहाँ पर लिखा हुआ है, आपका हो चुका है ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। भाई देखो इस तरह के क्वेश्चन में इस पर ज़्यादा लगता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा कि आप छोड़ दें, अदरवाइज बनाने के लिए बना तो सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम क्या बहुत ज़्यादा इसमें कंज्यूम करता है। कोशिश कीजिएगा कि नहीं बनाइए एग्जाम में। अब देखो भाई इसको आपको शून्य निकालना है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा इसमें लंबा बनेगा। जैसे इसको हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन पहले इसको लिखते हैं x² प्लस 1/6 x - 2। इसका आपको शून्य निकालना है। तो भाई सबसे पहला बात कहिएगा सर इस तरह का तो संख्या मैंने देखा ही नहीं। एक काम करना, जो हर में जो संख्या है इस हर से सब पूरी संख्याओं में गुना कर दो, जिससे होगा क्या, ये हर कट जाएगा नीचे वाला, आप ये आपका पूरा बराबर इक्वेशन बन जाएगा। जैसे 6 से अगर इसमें हम गुना करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 6x²। ठीक है, प्लस है तो प्लस 6 से अगर इसमें हम गुना करेंगे 6 से 6 कट जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा x। उसी तरह से 6 से 2 में गुना करेंगे तो 12। हमने भाई देखो बहुत बच्चे को नहीं समझ में आया सर आपने क्या किया, तो भाई 6 से सब में गुना कर दो, आपका ये आ जाएगा। उतना लिखिएगा एग्जाम में तो भाई दिक्कत होगा। अच्छा आगे, अब आपको जानते हैं चूँकि भाई पहला वाला संख्या से लास्ट में आपको गुना करना होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नहीं है तो भाई आपको दिक्कत होगी इससे। तो हम 6 से लास्ट में हम गुना करेंगे 12 में, तो 12 × 6 72 होता है। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई 72। अब इस 72 को आपको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है, यानी इस बीच वाली संख्या को, कि भाई गुना करने पर 72 और घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, यानी 1 x आए। तो देखो उसके लिए करना क्या है, 6x है तो इसको भी उसी तरह से लिख दो। अब तो भाई इसका बहुत बढ़िया तरीका है कि 9x में से अगर हम 8x को घटा दे तो भाई आपका 1x आ जाएगा, और गुना करने पर 72 भी आता है। तो भाई इसका दोनों हो जाएगा 9 और 8 बिल्कुल सही। अच्छा आगे आपका माइनस है, माइनस उसके बाद यहाँ पर आपका 12 था तो आपको 12 लिख देना है। ठीक है, आगे बना। अब इस दोनों में से आपको कॉमन लेना, चूँकि 6 यहाँ पर और 9 यहाँ पर है, x भी दोनों में है। तो चूँकि ये दोनों 3 से दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा और x भी कॉमन निकल जाएगा। तो गुना कर देंगे 3 दूनी 6, x हो तो x, प्लस है तो प्लस, x कट जाएगा, 3 × 9, आगे माइनस है तो माइनस। अब दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, x है तो x, माइनस है तो माइनस, लेकिन माइनस माइनस जब दोनों में गुना होगा तो बन जाएगा प्लस, और 4 × 12। अब ये दोनों जगह पर आपका सेम आ चुका है। तो आप जानते हैं कि भाई दोनों जगह जब सेम है तो दोनों जगह में से किसी एक को हम लिख देते हैं। तो 2x + 3, और उसके बाद बाहर वाला जो आपको है दोनों को मिला के एक बार लिख दो, बस आपका काम हो जाएगा। 3x है माइनस का 4 है, हो गया। ठीक है, बस ये आपके पास आपका बन चुका है। अब इसी से आपको क्या निकालना था, अब इसी से आपको निकालना है भाई शून्यक। अभी दोनों का क्या कर दो, अभी दोनों का शून्यक निकाल दो। तो आपका जो आंसर है, क्योंकि शून्यक निकालना आपको आता होगा। और फाइनली भाई इसका जो आपको जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, इसका जब शून्यक निकालने के बाद वो आंसर भाई इसको आपको सॉल्व करना तो पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा भाई तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो भाई किसी घटना की प्रायिकता जो माइनस वाली संख्या होती है वो कभी भी एक प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी। इन क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगेगा भाई, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई देखो जिसमें टाइम लगने वाला उसमें टाइम तो लगेगा, जिसमें टाइम नहीं लगने वाला उसको हम फटाफट करते बना चलते हैं। ठीक है, फटाफट उसको हम बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में
फिर ये भी थोड़ा सा आसान से ही बन जाएगा आपको, जैसे इसको कहा गया है √3 cos थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, थीटा का मान बताना। तो भाई थीटा को लिख दो, 1 मिनट, थीटा को लिख दो, थीटा बराबर बराबर के उस साइड जैसे कि cos थीटा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर cos है, तो भाई cos को भी cosec है, सॉरी, तो cosec को भी आपको लिखना होगा। 1 मिनट, इसको इस तरह से हम बना सकते हैं। cosec थीटा है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए cosec थीटा बराबर का बराबर 2 है, तो 2, और इधर चूँकि 3 आपका गुना में नीचे आएगा तो भाई भाग में, तो cosec 2/3 किसका मान होता है? तो भाई ये जो आपका मान होता है यानी 60 डिग्री का मान, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, 60 डिग्री इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते तेजी में, मूल बिंदु का निर्देशांक आपको कमेंट करना है। आसान क्वेश्चन है, इससे पहले आपको कई बार करा भी चुके हैं। आगे, अब cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है? तो भाई cos 90 डिग्री ए बराबर होता है साइन ए का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है भाई, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। कहा गया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? देखो इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे, तो इसको हम कमेंट में नहीं कहेंगे, इसको हम खुद बना देते हैं। जैसे पूर्ण संख्या का मतलब है जो 0 से स्टार्ट होता हो। अब 5, तो भाई माध्य का मतलब पाँचों संख्या को लिखो, जोड़ दो और 5 से भाग दे दो, आपका निकल जाएगा माध्य। जैसे चलिए इसको हम बनाते हैं। तो 5 संख्या को लिखना होगा, तो पूर्ण संख्या तो भाई 0 से स्टार्ट होगा। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ये 5 संख्या हो गई है। 5 आपको नहीं लिखना है भाई, ये 5 संख्या पुट चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 5 से भाग दे दो, माध्य निकल जाएगा। तो अगर इसको हम जैसे जोड़ते हैं तो भाई 3 6 4 10, और 10 को 5 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं भाई, कुछ क्वेश्चनों में भाई ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन उस तरह से नहीं आते हैं बोर्ड में। हम आपको खुद कहा दे रहे हैं कि भाई किस क्वेश्चन को छोड़ना है। जो भी क्वेश्चन ज़्यादा समय लेता है उसको हो सके तो छोड़ दे, चूँकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को, अब इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है, ठीक है भाई। देखो तो एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डायरेक्ट निकाल देते हैं। जैसे अगर हम इसका निकालें एचसीएफ, पहले एलसीएम, ठीक है, पहले आपको क्या बताना है? एलसीएम। तो एलसीएम को बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, आप एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना आता होगा, हम ये मान के चलते हैं। तो भाई अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या हो जाए यहाँ पर भाई कट जाए, जैसे 2 10 और 20, इसका हम क्या निकालें? एलसीएम। तो देखो भाई एलसीएम निकालना आपको आता होगा, मुझे ये उम्मीद है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली 20, और इसका एचसीएफ अगर हम निकालते हैं एचसीएफ, तो और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई? इसका जो एचसीएफ होगा वो बेसिकली सब में से बहुत मोस्टली लास्ट दो ही कॉमन इसमें निकल सकता है, 2। इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है, एचसीएफ 2 हो जाएगा। और इसी एलसीएम और एचसीएफ का आपको क्या बताना था? अनुपात। तो एलसीएम आपका 20 है और ये आपका 2 है, दोनों को जैसे हम काटते हैं तो 10:1। इसका आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी 24 का आपको हो जाएगा बी। एक आसान सा क्वेश्चन था। आगे, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है क्या हो? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में देना है, आसान क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा? कमेंट में बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसको हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 को कि भाई इसको क्या करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में रैखिक समीकरण आपके यहाँ पर दिया गया, 2 समीकरण है, आपको बताना है कि भाई इसका हल अद्वितीय होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनगिनत हल होगा, या 2 हल। देखो हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आपको आते होंगे बनाने। जैसे इस वाले पार्ट को A1, इसको A2, इसको B1, इसको B2, इसको C1, इसको C2 कहा जाता है। चलो भाई इसको हम बनाना कर देते हैं। जैसे A1 का मान कितना है? 2, A2 का मान कितना है? 4, बराबर B1 का मान कितना है? B2 का मान कितना है? 6। अच्छा, बराबर C1 का मान कितना है? 5, C2 का मान कितना है? 15। इसको काटो, काट देंगे तो 1/2 आएगा, इसको भी काट देंगे तो भाई 1/2 आएगा, इसको भी अगर हम काटते हैं इसको, तो भाई 5 × 5 5 × 15, ये बराबर नहीं है। तो जब इस तरह से होता है तो इसको हम लिखते हैं कोई हल नहीं है। तो 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, कोई हल नहीं है। एक आसान सा क्वेश्चन था जो कि आपको बहुत पहले ही आपने पढ़ लिया होगा। आगे, tan A का मान आपको दिया है 3/4, तो आपको sin A का मान बताना है। ये सब क्वेश्चन भी आसानी होता है, इससे पहले वाले सेट में भी मैंने आपको करवाया था। जैसे tan A का मान यहाँ पर आपको बेसिकली दिया गया है। तो tan A का मान कितना है? 3/4। तो tan बराबर क्या होता है? tan बराबर फार्मूला जो आपका होता है P/B, ठीक है। देखो मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, अगर आपको याद है तो भाई अच्छी बात है। देखो P/B दिया है, आपको निकालना है किसका मान? साइन। और साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला आपका होता है P/H। तो आपको अब चूंकि भाई हमारे पास P तो है,
पी आपके पास है लेकिन आपके पास एच नहीं है, आपको एच निकालना होगा। तो भाई पी का मान देखो भाई मैं एक आपको बात कहता हूँ, एक बात हमेशा लाइफ में नहीं भाई, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना है कि जब भी 3 और 4 आपको दिया हो, ठीक है, और आपको अगला मान पूछे कि भाई अगला मान इसका क्या हो सकता है, तो हमेशा याद रखना 3, 4 और 5 का क्या बनता है, एक ट्रिपलेट बनता है। यानी 3 और 4 जो है ये पी और बी का मान है, तो इसका एच जो होगा वो हमेशा 5 ही होगा, ठीक है। इसका हमेशा मान कितना होगा, इसका हमेशा मान 5 ही होगा, इसको आपको रट लेना है। जब भी 3 और 4 आपको दिया हो पी बी के रूप में और आपसे एच का मान पूछे, तो आप ज़िंदगी में इसको भाई नहीं निकाले, इसको याद रखिएगा। हमेशा 3, 4 और 5 एक इसको कहा जाता है ट्रिपलेट, ये बनाते हैं। तो एच का मान ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, बी का मान ऑलरेडी 3 दिया ही है तो 3/5 ही हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको याद नहीं होगा, तो भाई हम कहेंगे इसको याद कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो कि बहुत बार पूछता है, आपको इससे निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज बना भी सकते हैं लेकिन उससे टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त, तो भाई एक वृत्त कहा गया, तो यहाँ पर हम एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा गया है वृत्त से बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, एक PA PB कहलाती है। भाई यहाँ पर आपका एक बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु से बेसिकली यहाँ पर एक रेखा, यहाँ पर इस तरह से 2 स्पर्श रेखा, स्पर्श देखो, स्पर्श रेखा का मतलब भी होता है कि भाई ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए उसको स्पर्श रेखा कहा जाता है। और इस बिंदु का जो नाम है, इसका नाम है P, इसका नाम यहाँ पर आपको कहा गया है A है, और इसका नाम आपको कहा गया है कि भाई B है। तो चूँकि याद रखना आप, चूँकि बीच में क्या होता है आपका, यहाँ से त्रिज्या आपका चूँकि ये होता है, इसको आप O नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर क्या बनाता है, समकोण बनाती है यहाँ पर। तो याद रखना चूँकि यहाँ से PA की जितनी लंबाई होगी यहाँ से PB की सेम उतनी ही लंबाई होती है। तो अगर PA का मान अगर 8 है तो PB का मान हमारा 8 ही होगा, चूँकि दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है C हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। पढ़ते आगे, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होती है। तो देखो भाई प्रायिकता का जो क्वेश्चन होता है, देखो अगर कोई एक सिक्का है, उस सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, या तो मिलेगा, एक मिनट, या तो हमें मिलेगा चित या हमें मिलेगा पट, इस दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल, तो अच्छा आपको निकालना है क्या है, आपको चित निकालने का बताना है कि चित की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो भाई याद रखना, जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है उसको ऊपर और टोटल कितना मान आ सकता है उसको नीचे। जैसे चित का बताना है तो चित कितना बार आ सकता है, चित इसमें एक ही बार आ सकता है। अच्छा, टोटल कितना मान आ सकता है, टोटल मान, टोटल 1 और 2 है तो 2, इसका मान हो जाएगा 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह के क्वेश्चन को इसे ऐसे ही बनाया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 35 भी उसी तरह का, इस सेट में आपको बताया था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 भी, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे, √5 भाई एक ऐसी संख्या, तो भाई क्या बताए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको हल्का लग रहा होगा। √5 एक अपरिमेय संख्या, एक आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते भाई, ठीक है। अगला आपको बताना है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान आपको क्या होगा। बेसिकली आपको इसका मान आपको बताना है। देखो तो सबसे पहला सवाल आपके पास सामने यही है कि भाई सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो भाई देखो एक मिनट, ये कहाँ से आ जाता है, देखो सेक 60 डिग्री का जो मान होता है बेसिकली होता है 2, क्योंकि उसका स्क्वायर करना है तो इसका कर दो आप स्क्वायर, और घटाना है 1 तो घटा दो 1, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। का आसान सा क्वेश्चन था। द्विघात समीकरण में भाई इसका मूलों का आपको योगफल आपको बताना है। तो देखो भाई इसका भी आपको याद होना चाहिए, अगर आपका भी एग्जाम सामने है भाई, अगर आपने याद अभी तक नहीं किया तो भाई याद कर लो कि मूलों का जो योग होता है भाई वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते तेजी में, कहा गया है भाई बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो भाई इसका भी आंसर आप याद कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। C नंबर में 3 होती है, इससे पहले वाले सेट में भी आपको हालांकि हम कराए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर से देखो, क्वेश्चन नंबर जो 37 है इस टाइप का अधिकतर क्वेश्चन में आपको याद रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में केस में इसका जो आंसर होता है वो एक ही होता है, ठीक है। हालांकि आप जानते भी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक फार्मूला भी है, आपने पढ़ा होगा भैया, नहीं पढ़े तो भाई दिक्कत वाली बात है, ऐसा आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कराया जब शुरुआत में ये क्वेश्चन आया था, कोटि और भुज। तो भाई इसमें आपको क्या बताना है कि कोटि का मान कितना है। क्वेश्चन नंबर कितना आपका 38 है, कोटि का मान आपको बताना है क्या है। देखो पहला वाला मान कहलाता है भुज, दूसरा वाला मान आपका कहलाता है कोटि। तो भाई दूसरा वाला मान ही आपसे पूछा है, यानी 4 हो जाएगा इसका माइनस आंसर में।
क्वेश्चन नंबर 39 है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन में भाई कोई क्या बताए, कोई कुछ नहीं है क्वेश्चन में। जैसे एक संख्या, इसका आपको दशमलव प्रसार बताना है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि अगर किसी संख्या का ये जो हर होता है, काटने के बाद देखना, क्योंकि कटेगा तो नहीं, तो जब नहीं कटेगा तो इसको हम क्या बताए थे। तो भाई ये क्वेश्चन जो है, अगर किसी संख्या का जो हर है वो 2 और 5 के घात के रूप का हो, जैसे आप देखिए यहाँ पर 2 है 5 है, तो 2 और 5 का हो, या सिर्फ 2 का हो, या सिर्फ 5 का हो, तो ऐसी स्थिति में उसका जो मान होता है वो हमेशा शांत होता है, उसका प्रसार हमेशा शांत होता है। और अगर 2 और 5 का अलावा कोई दूसरा संख्या हो तो अशांत होगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, शांत हो जाएगा। आगे इसका आपको बहुलक बताना है। तो भाई बताओ, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, बहुत बार पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन। हालांकि जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन भाई यहाँ से आपको चीज़ों को रटना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को सीखना है, क्योंकि भाई मैथ में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको बहुलक बताना है, किसमें 40 नंबर में। तो भाई एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो, बहुलक का मतलब सीधा सा मतलब होता है भाई वैसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो भाई आप साफ आप देख पा रहे हो भाई कि 11 सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 41 में, 40 के बाद 41, आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बताओ भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो भाई 2 पाई आर एच होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। आगे थोड़ा सा हम समय यहाँ पर कम लेंगे, ठीक है, और तेज़ी में थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन 42 में कहा गया है, कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान भाई आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पर आपको कहा गया, तो 42 का जो आंसर होगा इसका आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1। आपको हम पहले भी बोले थे, इस तरह के मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं इसका आंसर 1 होता है। आपको अधिकतर एक बार देख लेना, क्योंकि भाई देखो, इस तरह के अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे, अगर आपको याद ना भी हो तो भाई डायरेक्ट आपको बता देना 1 होता है। ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आपको ये देखने को मिल जाता है। आगे कहा गया है कि भाई के किस मान के लिए समीकरण ये जो है ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो के का मान अगर हम क्या करें, के का मान जो है अगर हम 4 से छोटा ले या उसके बराबर ले तो जाके ये 0 आ सकता है। ठीक है, आप इसको समीकरण में इसको बैठा के इसका मान आप चेक कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए। इसमें कौन सा पद आपका 82 है ये बताना है। तो भाई एपी का क्वेश्चन आपके सामने, एक आसान ही क्वेश्चन है कोई, इसको आपको बताना है कि इसका कौन सा पद क्या होगा, 82 होगा। तो भाई चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन भाई एक बात और मैं पहले क्लियर कर दूँ, फार्मूला आपको नहीं लिखना है, क्योंकि भाई ये सब्जेक्टिव नहीं है ऑब्जेक्टिव है, तो फार्मूला लिख के टाइम बर्बाद नहीं करना। जैसे कौन सा पद इसका क्या है, 82 है। ठीक है, यानी इसमें आपको एन का मान बताना है। तो भाई 82 तो भाई बाहर ही लिखना होगा, बराबर ए का मान कितना दिया है 2, क्योंकि आप जानते हैं पहला वाला ए का मान होता है। ठीक है, ए प्लस उसके बाद फार्मूला में होता है n-1, n-1। तो भाई n-1 का ही तो मान नहीं, n का ही तो मान पूछा है, तो n इंटू डी कैसे निकालते हैं। तो इस सेकंड वाले पद में से पहला वाला पद को हम जैसे ही घटाएंगे, यहाँ पर 6 में से 2 चल जाएगा, तो 4 यहाँ पर आपका जाएगा डी का मान। ठीक है, आगे बनाते हैं 82 है, तो 82 बराबर का बराबर 2, 1 मिनट फिर क्यों नहीं लिख रहा है, तो अब देखो भाई इसको बनाते हैं, कितना है 2 है, 2 लिख दो, प्लस है तो प्लस, गुना करेंगे 4 से n में तो आ जाएगा 4n, माइनस है माइनस 4 से n में गुना करेंगे 4 आ जाएगा। इसको आगे अब करते हैं सॉल्व, 82 है तो 82। ठीक है, 2 है यहाँ पर कितना 4 है, अगर इसमें से हम घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस का 4n, इधर 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 84 और इधर आपका कितना हो जाएगा 4n। n का मान निकालना 4 से, इसको सीधा उड़ा दो, 4 दूनी 4 कम 4 बराबर n, तो यहाँ से आपका आ गया n का मान 21, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, और जल्दी चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि कम संख्या हमारे पास है। 45 भाई बच्चा वाला सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा, कोई जान नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 भी वही है, सेम हूबहू आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इससे पहले वाले सवाल में भी तो आसान सा सवाल है। इसमें आपको क्या बताना है कि भाई इसका आपको शून्यक है, यदि अल्फ़ा बीटा इसके शून्यक है तो आपको 1/α + 1/बीटा का मान बताना है। ये भी ऐसा आसानी है, लेकिन इसको चलिए हम बना देते हैं भाई, किस तरह से बनाना है। जैसे ये जो लिखा हुआ है इसको हमको बोले थे, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, लास्ट में आपको गुना करना होता तो 1 से 5 में गुना करेंगे 5 होगा। अब इस बीच वाले संख्या को आपको ऐसे तोड़ना होगा ताकि गुना करने पर, देखो अब इसमें गुना करने पर तो 5 की प्राप्ति होगी या नहीं, ये भी एक थोड़ा सा चीज़ें है।
इसका हम शून्य कैसे निकाल सकते हैं। 1 मिनट भाई, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसको कैसे हम बना सकते हैं। तो भाई ये उस तरह से गुना करके इसका गुणनखंड तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो नहीं निकलेगा तो भाई इसका एक तरीका और है बनाने का, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ, सुनना ध्यान से। देखो भाई, इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो भाई क्या अच्छा आप हमको एक बताइए, आप यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a, ठीक है। अच्छा, b का मान कितना भाई, b का मान यहाँ पर है 3, a का मान यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 है। तो ऑलरेडी इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और a का मान चूँकि 1 है और 3 से जब भाई हम 1 में जैसे भाई हम भाग देते हैं तो 3 ही आएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया 3। अच्छा, और आप ये भी जानते हैं कि भाई अल्फ़ा इंटू जो बीटा होता है वो होता है c/a। तो c का मान कितना भाई, c का मान ये वाला होता है, लास्ट वाला 5 है। a का मान 1 है, तो 1 से फिर 5 में भाग देंगे तो आ जाएगा 5। तो हमको लग रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाले तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे सुनना। अब आपको बताना कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं या नहीं, इसको थोड़ा सुनना ध्यान से। जैसे 1 मिनट सुनना ध्यान से कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा के बाद यहाँ पर किसका मान दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका, ठीक है। और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा है। 1 मिनट, इसको नहीं लिखो, जो आपको मान दिया है उसको जैसे हमको निकालना, जिसका मान है उसको मान लिखो। जैसे हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, हम इसका मान निकालना है। तो भाई एक बात सुनना मेरा ध्यान से, तो क्या भाई अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू आ जाएगा बीटा। तो अल्फ़ा का हम अल्फ़ा काट देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, जैसे अगर अल्फ़ा प्लस बीटा को एलसीएम निकालेंगे तो इतना आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो ऐसे आ गया, तो ठीक है, बीटा से बीटा को काट देंगे बचेगा अल्फ़ा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अल्फ़ा, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा बीटा। इसका एलसीएम निकालने के बाद बट्टे पे जोड़ कीजिएगा तो इतना हमारा आ गया। अच्छा, तो अब सुनना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हूबहू एक बार आप फिर से उतार दो। 1+अल्फ़ा है तो 1+अल्फ़ा हमने लिख दिया, प्लस है तो प्लस 1 बट्टे में आपका बीटा है तो बीटा लिख दो, बराबर का बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने कितना निकाला था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने निकाला था 3, तो यहाँ पर लिख दो 3। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमने 5 निकाला था, तो यहाँ पर लिख दो 5, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें इसी का मान बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन नंबर 48 में, आसान सा क्वेश्चन है और अभी आपका जस्ट खत्म होने वाला है आज, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय लग गया क्योंकि भाई आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे। जैसे किसी निश्चित घटना की प्रायिकता और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है, आप ये जानते होंगे। तो 48 का बेसिकली आपका हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन आंकड़ों का आपको बहुलक बताना, तो भाई बहुलक बताना आपको अभी हम बता दिए। जो सबसे ज़्यादा बार आया हो तो इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, हमको थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है बहुत। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, पाई एक ऐसी संख्या जो कि बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछी गई है। तो भाई पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का जो मान 22/7 होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। आज का क्लास होता है भाई यहीं पर ख़त्म, ठीक है भाई। बीच में कुछ सिली मिस्टेक्स भी एक बार हुई है, उसके लिए भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उस तरह की गलती आगे रिपीट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है भाई। और आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो भाई लाइक अब तक नहीं किया होगा वीडियो को तो भाई लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाकी दोस्तों यारों के साथ भी इसको शेयर कीजिए भाई, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।